ये मेरी लाइफ स्टोरी है शॉर्ट में, और इस वीडियो का लास्ट का 3 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ लोगों के लिए जिनको पैरानॉर्मल ऑकरेंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लास्ट के 3 मिनट देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर हैं, उनके खास रिक्वेस्ट पे मैं ये करने जा रहा हूँ। उनका नाम है मिस्टर आकाश मीना। ये उज्जैन में रहते हैं, फिज़िक्स के ये टीचर हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अभी ये कुछ एंट्रेंस का प्रिपरेशन ये कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्सक्राइबर के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने नोटिस किया इनके 4-5 कमेंट आए थे मेरे मल्टीपल वीडियोस पे। फिर आज जब मैंने एक मेल देखा, उस पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी इन्होंने कि मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बनानी चाहिए। अब जो बातें इन्होंने अपने बारे लिखी थी ये इनके ऊपर है कि ये हाँ ये पब्लिक को बताना चाहेंगे या नहीं। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, और मेरी जो बचपन की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है और मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। मेरी मॉम विडो हो गई थी व्हेन शी वाज 22 इयर्स, मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद। पहले के टाइम में शादी भी जल्दी हो जाती थी। अब ये समझ लीजिए कि उस टाइम में मैं 3 साल का रहा था जब मेरे पापा मुझे छोड़ के गए थे, उनकी जब डेथ हुई थी। और मेरे बाद एक छोटा भाई था, जस्ट वो 2 महीने का था, उसकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। तो लोगों ने बोला कि मामला कुछ बताया, जिन है, भूत है, प्रेत है, ऐसा, क्योंकि उसकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ हुई थी। वो सोए सोए एक्सपायर हो गया था। और मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, वो एक छोटा सा माइंस है टाटा स्टील का, झारखंड में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। मेरे डैड के डेथ के बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, और वो उस वक्त स्कूल टीचर थी, तो वो जॉब भी उनका वो ड्रॉप हो गया था क्योंकि मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो क्या पढ़ाती बच्चों को। और बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरने लगी थी मम्मी और मैं, जो भी हमारी फैमिली में है। मेरी परवरिश मेरे नाना नानी के यहाँ हुई है। मेरे नाना ऐसे थे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव, बट सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है। अब ये बोलूँगा कि मेरा बचपना जो है ना, बड़ा लिमिटेड कपड़ों में गया है, बहुत लिमिटेड, शायद वो उंगली में गिन सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो मेरा चाइल्डहुड था, फ्रेंड्स कोई नहीं थे मेरे, मैं अकेला ही घूमता रहता था। और जो जहाँ हमारा वो वाला घर था झारखंड में, आज नहीं है, आज काफ़ी टाइम वो सब टाटा स्टील ने वहाँ पे स्कूल बना दिया। फिर बाकी मेरे नाना थे, उनको अलग जगह पे इन लोगों को घर दिया गया। तो मेरा बचपना जो है अकेला अकेला में ही बीता है। तो जो वो घर था, जैसे पुराने घर होते थे कि घर होता था, घर के बाहर बाउंड्री होती थी और वो काफ़ी सारे पेड़ होते थे, जंगल जैसा, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उस पे कटता था उस वक्त। मॉम के पास इतने पैसे भी नहीं मेंटेन हो पा रहे थे कि वो मेरी मुझे एजुकेशन करा पाए, तो आई स्किप्ड माई एजुकेशन राइट फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 5th। ये सब करते 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 मैं 8-9 साल 10 साल का हो गया। और बीच में मेरे नाना भी एक्सपायर हो गए, 1985-86 में मेरे नाना भी एक्सपायर हो गए। काफ़ी छोटा था मैं उस टाइम में। समहाउ जब मम्मी की मेंटल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई तो उनको जॉब मिली टाटा स्टील में। टाटा स्टील में वो हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र थे। क्योंकि क्वालिफ़िकेशन थी, माय मॉम वाज मास्टर्स एट दैट टाइम। और उस टाइम मास्टर्स या बैचलर होना एक जॉब के लिए क्राइटेरिया होता था। वो आज का टाइम नहीं है कि यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड डिग्री एंड एक्सपीरियंस। और टाटा स्टील की जॉब है दैट इज़ कंसिडर्ड लाइक ए गवर्नमेंट जॉब। यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो एक ये अच्छी बात हुई हमारी लाइफ में, मॉम की लाइफ में। फिर मॉम ने मेरा एडमिशन वहाँ पर करवाया। हमारे कुछ मामा थे, इनफैक्ट हैं अभी वो लोग, उनके अच्छे कुछ लिंक्स थे वहाँ पे। जो लोकल यूनियन होता है कंपनीज़ में, आपने सुना होगा यूनियन होता है, तो यूनियन के नेता होते हैं उनसे। तो मेरा एडमिशन उन्होंने कराया डीएवी पब्लिक स्कूल में, जो कि उस एरिया का पहला अंग्रेज़ी माध्यमिक विद्यालय था।
मतलब इंग्लिश स्कूल आप कह लीजिए पहला था इंग्लिश मीडियम, डीएवी पब्लिक स्कूल। वहाँ पे था क्या कि पढ़ाई जो शुरुआत हुई थी वो क्लास 6 से हुई थी। दैट वाज नॉट फ्रॉम प्राइमरी लेवल, क्लास 6 से पढ़ाई हुई थी, उसमें शुरू हुई थी। मेरा किसी तरह एडमिशन तो करा दिया गया, और इतना सपोर्ट करते थे लोग मुझे वहाँ पे कि एंट्रेंस से पहले या कुछ एग्ज़ाम से पहले, जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म होता था, उससे पहले लोग क्वेश्चन तक मुझे दे देते थे कि कल ये आना है, फिर भी मैं पास नहीं होता था। मेरे सारे मार्कशीट मॉम के पास शायद पड़े होंगे, अभी रांची में रखे हुए होंगे वो। लास्ट मैंने पता नहीं शायद 10 साल पहले देखा था वो मार्कशीट। सारे सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूँ ज़ीरो, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, ऐसे करके मुझे मार्क्स आते थे। तो मेरी मॉम को बुलाया प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने, बोला कि नहीं नहीं, हम आपके बच्चे को नहीं रख सकते जी, अगर क्लास 2 हमारे स्कूल में होता तो हम तो उसको 2 में डालते, ये बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है, ऐसा है वैसा है। और ऊपर से एक मेरी एज का फैक्टर आ रहा था कि क्योंकि जिस एज में मेरी क्लास 6 में एडमिशन हुई थी वो कम थी एज, लेकिन स्कूल के पास लिमिटेशन थी कि उनके पास क्लास 6 से पहले का कुछ था नहीं। क्लास 6 में मैंने रिपीट किया, सबने बोला भाई बच्चा है, इसके डैड नहीं, इसको एक चांस दे दो, एक चांस दे दो। चलो प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, मिस्टर मुखर्जी करके कोई थे वो, अब तो शायद नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं वो। उन्होंने बोला हाँ एक चांस इसको और देते हैं। फिर मैंने क्लास 6 रिपीट किया। फर्स्ट टर्म में मैं फेल हो गया, सिर्फ पास हुआ था हिंदी में। किसी तरीके से मैंने 40 मार्क्स मैनेज कर लिया था। उसके बाद सेकेंड टर्म हुआ, तो सेकेंड टर्म में मैं क्लास में आया 4th। सबकी आंखें फट गई कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया। पेपर वेपर सबने चेक वेक किया, कुछ गलती तो नहीं हुई, देखा नहीं कुछ गलती नहीं, ठीक है। फाइनल था जब मैं 7th में जाने वाला था, तो और बढ़िया हुआ, मैं क्लास में 3rd आया। उसके बाद मेरी एजुकेशन का जो कह लीजिए अब सिलसिला वो अच्छा चल पड़ा, अप टू स्कूल लेवल बहुत बढ़िया चल पड़ा। उस बीच में मैंने जीके क्विज कॉम्पिटिशन्स जो स्कूल लेवल पे होते थे अपने स्कूल्स को, काफ़ी सारे मैंने जीके क्विज पे अवार्ड्स दिलवाए। पैशन के साथ साथ मेरा एक और पैशन क्रिकेट। क्रिकेट भी मैं खेलना अच्छा मैंने शुरू कर दिया था। 10th 11th तक आते आते मैं अपने जो एरिया होते हैं उनके लेवल पे जो प्रोफेशनल मैचेस होते हैं 40-45 ओवर्स के होते थे, उसको मैं खेलता था प्रोफेशनल ट्रैक पे। ट्रैक इन द सेंस जो आपने मैट देखा होगा, या आपने ऐसा टफ देखा होगा जिसमें प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, मैंने खेलना शुरू कर दिया था। एक इसका भी मेरा नाम था हमारे उस एरिया में, यहाँ क्रिकेटर अच्छा है ये। समहाउ क्लास 12th हो गया। क्लास 12th के बाद छोटी सी जगह में था, तो वहाँ किसी का कोई, अब समझ लीजिए कि कोई स्कोप नहीं होता है ना छोटी जगह में, इसलिए लोग बच्चे कहाँ जाते हैं, कोई छोटी जगह में होते हैं तो बॉम्बे जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। और मेरा मन था इंजीनियरिंग करने का, कि मुझे लगता था इंजीनियरिंग करना है, बट क्या प्रॉब्लम ये थी कि या तो मुझे एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता, आईआईटी, बीआईटी, या जो भी थे स्टेट इंजीनियरिंग जो अफोर्डेबल होता है, लेकिन वहाँ होता किसका है जो उसको क्रैक कर पाए। क्रैक मैं नहीं कर पाया। और बीआईटी मिश्रा का मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस दिया था, तो उसमें आई स्कोर्ड 144 मार्क्स इन 150। 150 में मुझे 144 नंबर आए थे। बट उसके बाद भी 300 सीट्स होते थे उस वक्त, मेरा नाम कहीं नहीं था। चलिए ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में मार्किंग होती है, 120.12, 120.5, इस तरीके से मार्किंग होती है। लेकिन मुझे झटका तब लगा था कि हमारे आसपास के कुछ लोग थे जो कोटा से बिलोंग करते थे, जैसे शेड्यूल ट्राइब होते हैं। तो एसटी कोटा में मैंने देखा था कि एक बंदा, उसका मार्क्स उस वक्त नेगेटिव में था, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें गलत करने से मार्क्स नेगेटिव होता है। -7 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन मुझे लगा कि ना भैया, ऐसा कोई काम नहीं करना है जहाँ पे रिजर्वेशन वाला चीज़ मुझे मारे। और पता नहीं उस टाइम ही माइंड में ऐसा क्यों बैठ गया कि ना, जॉब तो करना नहीं है। क्योंकि देखिए, उतना तो कुछ पता था नहीं मुझे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए को छोड़ करके और कुछ मालूम उतना था नहीं। कंप्यूटर का
के बारे कुछ उतना पता था नहीं। स्कूल में पढ़ाई की थी लेकिन आईटी होता क्या है ये नहीं पता था ठीक से। ये सब निकल गया। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता था वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का, जिसको कहते हैं आप जैसे डिप्लोमा समझ लीजिए। हाँ, डिप्लोमा टाटा स्टील का होता है वो, अपना इंटरनल टाटा स्टील का। वो एग्ज़ाम हमारे उस जिस प्लेस पे बिलोंग करता था उसका नाम घाटो टांड वेस्ट बोकारो कोयलगरीज है। पूरा वेस्ट बोकारो कोयलगरीज घाटो टांड, आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। टाटा स्टील का वो ऐसा डिवीज़न है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है कोल में, टाटा स्टील को। तो वहाँ पे इस तरह के डिप्लोमास होते थे कि एंट्रेंस होते थे कि एक बंदा है उसको ट्रेनिंग पूरी 4 साल या 3 साल और 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और एक उसका बॉन्ड हो जाता है कि नहीं अब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब ये हमारी कंपनी के लिए जॉब करेगा। और उसमें बहुत फैसिलिटीज़ होती है। जॉब मिलती है तो घर भी फ्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री होती है, पानी भी फ्री होता है, एक बच्चे का एडुकेशन भी फ्री होता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, मेरी एडुकेशन जो है 12th तक वो फ्री की हुई है, पैसे नहीं लगे, ड्यू टू टाटा स्टील। मेरी मॉम टाटा स्टील में उस टाइम जॉब कर रही थी इसलिए। पहले तो मुझे लगा नहीं ये तो बहुत बढ़िया है यार, चलो कम से कम मैं डिप्लोमा कंप्लीट करके आ जाऊंगा और अपने ही उस होम टाउन में फिर से टाटा स्टील में मैं जॉब करूंगा। लेकिन वहाँ से जो नियरेस्ट सिटी था, जो नियरेस्ट सिटी नहीं बोलूँगा मैं, जो मेन सिटी था वो एक तो रांची था और उसके बाद जमशेदपुर। तो जमशेदपुर टाटा स्टील का हेडक्वार्टर एक तरीके से समझ लीजिए गढ़ है, वहाँ पे उसका प्लांट है पूरे टाटा का। टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा योडोगावा टायो है, टाटा पिगमेंट्स हैं, टिमकेन है, ठीक है, बहुत कुछ है। टाटा ग्रुप के बहुत कंपनी है, कम से कम उस वक्त तो, अभी तो बहुत सारी कंपनी को इन्होंने बेच दिया है, उस वक्त कम से कम 150 कंपनीज थी टाटा की। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और शहर भी था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं छोटी सी जगह से निकला था, तड़क भड़क वाला था, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा है भाई। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें जॉब मिलती वही उसी जगह पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। छोटा सा कोयलियरी था, गांव टाइप कह लीजिए, मॉडर्न गांव, जहाँ पे बिजली भी है, केबल टीवी भी है। अंदर अंदर मुझे लगा नहीं यार वहाँ तो जाना नहीं है। मैंने ट्राई किया जमशेदपुर के लिए कि मेरी जमशेदपुर में ही टाटा स्टील में, टाटा प्लांट में जॉब हो जाए, लेकिन वो मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, इंटरनली बदमाशी करना शुरू किया कि मेरी ट्रेनिंग ही कंप्लीट ना हो। हर मॉड्यूल में आई स्कोर्ड अराउंड 85%। जो 4 साल में हमारे जितने मॉड्यूल्स थे सब में 85%, 90%, 80% लोवेस्ट था। लेकिन कंडक्ट बिहेवियर जानबूझ करके मैंने ख़राब रखा था। कभी प्रोग्राम डायरेक्टर से मिसबिहेव कर देता था, कभी किसी से, क्योंकि अंदर में था कि मुझे कंप्लीट नहीं करना है। किसी तरीके से क्या हुआ, उन्होंने मुझे झेला तो बहुत, लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो हम नहीं सह पाएंगे, हम आपको रिस्ट्रिकेट करते हैं। उन्होंने मुझे निकाल दिया। सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया मुझे कि हाँ आप इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा है, लेकिन हम आपको जॉब नहीं दे सकते अपनी कंपनी में। दोस्तों को दिखाने के लिए तो मैं साइड हो गया, लेकिन अंदर अंदर मैं खुश था कि चलो यार अब मुझे जॉब नहीं करना पड़ेगा। उस वक्त मेरे माइंड में आ गया था कि मुझे बिजनेस करना है। किस चीज़ का करना है ये नहीं पता था मुझे, लेकिन बिजनेस करना है। जमशेदपुर में मैंने अपने वहाँ पे लोकल लिंक्स मेरे बने, जिसमें आज बहुत फेमस लोग भी हैं। एक तो ये भी हैं जो भी सेंट्रल में मिनिस्टर है और पहले 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, और भी हैं, वो सब मेरे अपने सोशल मीडिया में हैं। उनसे मेरे कुछ किसी कारण लिंक्स बन गए उस तरह के लोगों से, और कहीं उनसे बहुत हेल्प भी मुझे मिली। मैंने वहाँ पे बिज़नेस करने का कोशिश किया था, कंप्यूटर्स असेंबल करना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कुछ टाइम किया, लेकिन फिर बीच में मैं दिल्ली आया था। मैं एंड दैट टाइम आई वॉज अराउंड 18। मैं दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद जब मैंने दिल्ली की मार्केट को देखा तो मुझे लगा, मैंने ये सोचा यार मैं दिल्ली में, वहाँ जमशेदपुर में क्या कर रहा हूँ, मुझे तो दिल्ली में होना चाहिए था। फिर उसके बाद मेरी कोशिश हो गई दिल्ली आने की। समहाउ आई केम टू दिल्ली। घर वालों ने मुझे ये बोला कि नहीं तुम जॉब करना, बिज़नेस इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए। और आपको पहले मैं बता चुका हूँ फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो मेरी फैमिली का था। दिल्ली आ गया मैं। दिल्ली आने के बाद मैंने किसी तरीके से ऐसे जॉब को पकड़ा कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ और जॉब भी कर लूँ। जॉब क्या थी कि एक एरिया था वहाँ पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते थे बाहर से कोचिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग की, एमबीए की। ये जो पूसा रोड वगैरह है ना, यहाँ पे सारे आप पता करना, सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे एडुकेशनल। अब हैं तो वहाँ पे पीजीज भी बहुत हैं, हॉस्टल्स भी बहुत हैं। अब वो थे तो उस वक्त साइबर कैफ़ेज़ भी बहुत थे।
आज का टाइम अलग है, आज मोबाइल ने सब चीज़ को रिप्लेस कर दिया, बट उस वक्त साइबर कैफ़ेज़, तो इस एरिया में जितने भी उस एरिया में साइबर कैफ़ेज़ थे 10-15 सबका मैंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि भाई मैं तुम्हारा कंप्यूटर्स को और सब कुछ को मैं अपडेटेड रखूँगा। उसमें ये होता था, अगर मुझे काम करना होता था तो मैं रात को 11 बजे काम शुरू करता था और सुबह 5 बजे काम कंप्लीट कर देता था। अब उनकी ये दलील थी कि नहीं, हम दिन में आपको काम नहीं करने दे सकते क्योंकि उनके पास दिन में कस्टमर्स आते हैं साइबर कैफे में। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे रात मैंने काम किया है और फिर 1 घंटे सो करके मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं एमसीएसई का प्रिपरेशन कर रहा था। एमसीएसई मैंने क्लियर कर लिया, ऑनलाइन इस होता है एग्ज़ाम, मास्टर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। आई गॉट सर्टिफिकेट ऑफ माई एमसीएसई इन 2002 एंड देन आई डिड सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसे कहते हैं। ये नेटवर्किंग, वैन, लैन, इंटरनेट इनसे डील करता है। ये भी मैंने कर लिया। मतलब जॉब करने के लिए मेरे पास उस वक्त एक काफ़ी अच्छी डिग्री हो गई थी कि अच्छे किसी कॉरपोरेट में मैं जॉब कर सकता था। लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या था कि नहीं यार, अगर जॉब करना शुरू कर दिया, सैलरी मिलने लगी, कॉरपोरेट वर्ल्ड में गया, लाइफ थोड़ी सी हो जाएगी वहाँ पे रह के। होता है ना कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आप 10 बजे जा रहे हैं, घर आप 7-8 बजे आ रहे हैं, वीकेंड आपका है। मुझे वो चाहिए नहीं था। तो कई सारे ऐसे ऑफर्स आए। उस वक्त बीपीओज भी इंडिया में नए नए काफ़ी शुरू हुए थे, लेकिन मैंने किया नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ उस टाइम बहुत अच्छी चल रही थी। दिल्ली में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे बिना खाए सोना पड़ा है। रेंट पे रहता था तो मुझे एक बार मेरे लैंडलॉर्ड ने कह दिया था कि बेटा अगर आज पैसे नहीं लाए तो आना मत, और सच में मैं गया नहीं था। मैंने क्या किया था, एक पांडव नगर यहाँ पास में, वहाँ के बस स्टॉप पे सो गया था। 2004 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी पढ़ाने के लिए भारतीय विद्यापीठ में एज ए फैकल्टी। और मुझे वहाँ क्या पढ़ाना था, A+ का कोर्स, एमसीएसई, A+ और एमसीएसई। और मेरे जितने स्टूडेंट्स थे वो आइदर बीटेक कर रहे थे या एमबीए। जब मैं वहाँ पे पहली बार गया, बाइक थी उस टाइम मेरे पास, यामाहा RX 100 थी। जब मैं गया वहाँ पे तो सबने देखा, स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने पहले खुद मुझे सोचा कि स्टूडेंट है ये भी। वो बोला हाँ भाई किस ईयर में हो क्या है, देखा नहीं तुम्हें कभी, ऐसा वैसा। मैंने नाम लिया किसी का वहाँ पे जो इंचार्ज थे। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया क्लास में, और जो पहला इंडक्शन क्लास था जिस उसमें करीब 150 स्टूडेंट्स थे। मैं बच्चे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्टली सब मेरे एज के थे, और कई तो जो मास्टर्स कर रहे थे वो शायद उस वक्त ज़्यादा ही थे मुझसे। तो मेरा पहला क्लास उनको बहुत बढ़िया लगा, जो जिस तरीके से आई मेड कंपैरिजन बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, FSB, फ्रंट साइड बस, सब जो बहुत सारी चीज़ें जो उन लोगों को सुनते थे लेकिन क्लियर नहीं थी। फ्रंट साइड बस स्पीड क्या होता है, पेंटियम 3। मैंने उन लोगों को, उनको सबसे अच्छी मेरी ये बात लगी थी कि मैंने उनसे पूछा था कि पेंटियम 3 ज़्यादा फास्ट CPU है 933 मेगाहर्ट्ज़ या सेलरॉन 1100 मेगाहर्ट्ज़ फास्ट है। सबने बोला सेलरॉन 1100 क्योंकि 1100 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। फिर मैंने उनको कंसेप्ट जब समझाया फ्रंट साइड बस स्पीड का कि नहीं, इसका फ्रंट साइड बस स्पीड 133 मेगाहर्ट्ज़ है, उसका 66 मेगाहर्ट्ज़ है, कैलकुलेशन बताया बोर्ड पे, तो खुश हो गए, तालियां भी बजाई। उन्होंने अपने मैनेजमेंट में बोला भी कि इस चीज़ से पढ़ना है। और क्लास के बाद वी वेयर लाइक फ्रेंड्स, जो बाहर में हम चाय पीते थे, समोसा खाते थे साथ में, जैसे लगता था मैं भी उनके साथ पढ़ रहा हूँ। जो भी है, मैंने 6 महीने वहाँ पे जॉब की थी और उस वक्त के हिसाब से मेरी सैलरी वहाँ अच्छी थी। मैंने उस सैलरी को सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया 2005 के एंड तक आते आते। बिज़नेस शुरू किया तो इनिशियल झटका तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उस वक्त ही मैंने इंपोर्ट लाइसेंस इशू करा लिया था। मेरा क्या काम होता था, घर पे मैंने सबसे पहले इंटरनेट लगवा रखा था। मेरे घर में जब बेड नहीं था ना, उस आसपास मेरी मॉम की हेल्प से मैंने दिल्ली में घर ले लिया था। कुछ मेरे पैसे थे, कुछ मॉम के थे। जब इंटरनेट, मेरे मेरे पास सिर्फ इंटरनेट था। सोचिए, बेड नहीं होता था लेकिन मैं इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर रखता था और पैसे भी मैनेज करता था कि इंटरनेट नहीं कटना चाहिए। तो मैंने स्टडी करते करते सबका एग्जिम पॉलिसीज एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू कराया, खुद अपने ही कैलिबर पे दौड़ भाग करके, किसी एजेंट से नहीं।
जो काम उस वक्त 50,000 में होने वाला था, मुझे इंपोर्ट लाइसेंस इशू कराने में सिर्फ लगे थे 2,900 रुपीज़, जो फ़ी होती है गवर्नमेंट की। इनफैक्ट उससे भी कम हो गई है अब तो। उसके बाद मैंने इंपोर्ट करने की कोशिश की। पहला इंपोर्ट मैंने ताइवान से किया, कंप्यूटर के जो होते हैं मेमोरी मॉड्यूल्स, उसकी मार्केटिंग की। उतना अच्छा कुछ रिस्पांस नहीं मिला। आप समझ लीजिए कि जो मैंने सोचा था फिर से लगा यार ये क्या हो गया, और झटका लगा। लॉसेस वगैरह होने के बाद देन अगेन आई टुक रिस्क एंड आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन शॉप ऑन रेडिफ एंड ईबे इंडिया। तब ये चला, लेकिन मुझे मेहनत इतनी करनी पड़ती थी। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं होता था, मैं अकेला था। अब ये सोच लीजिए, मैं 16 से 18 घंटे काम करता था। खुद से मुझे पैकिंग करना है, खुद से जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या जो भी है मैंने मंगाया है या कुछ बाहर से आना है, खुद से मुझे लाना है, चाहे मेट्रो में जाऊं चाहे ऑटो में जाऊं। पूरी रात मुझे पैकिंग करनी है। लॉजिस्टिक भी पहले इतना एडवांस नहीं था जैसे आज अमेज़ॉन का है या फ्लिपकार्ट का है। पहले ऐसा नहीं था, मैनुअल एयरवे बिल वगैरह एंटर होते थे। ठीक है, मेहनत ने मेरा साथ दिया। 1.5 साल 2 साल इसी तरह की मेहनत। अब ये सोच लीजिए कि उस टाइम मेरी फ्रेंड कहती थी सैटरडे को कि क्या कर रहे हो, मेरे घर के थोड़ी दूर पे ही पास में 100 मीटर दूसरी सीढ़ी है, आ जाओ थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, कुछ बात करते हैं। तो मैं कहता था कि नहीं नहीं, अभी तो बात नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक करते हैं। और ये नेक्स्ट वीक कभी नहीं आया। फिर ये नेक्स्ट वीक आता ही नहीं था। फ़ोन भी उस वक्त, फ़ोन कॉल्स वगैरह भी इतने सस्ते नहीं थे, महंगे ही थे। आउटगोइंग महंगा था, इनकमिंग तो 2000 शायद 3 या 4 में फ्री हो गया था। और फ़ोन भी छोटे वाले होते थे, बटन वाले। तो वो सही था, क्योंकि लोग फ़ोन पे बिजी कम रहते थे उस वक्त। सक्सेस मिल गया। फिर मैं इंडिया टाइम्स पे आ गया। इंडिया टाइम्स में बहुत बढ़िया बिजनेस चला। फिर मैं स्पाई इक्विपमेंट्स में आ गया, जो आपने सुना होगा, स्पाई कैमरा, स्कोपिया कैमरा। और मेरे क्लाइंट्स बन गए उस वक्त में, न्यूज़ चैनल्स बन गए, कुछ सरकारी एजेंसीज बन गई। उन सरकारी एजेंसीज का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता हूँ पब्लिकली, लेकिन हाँ, सबको ज़रूरत होती है। जो भी विजिलेंस रखते हैं उनको ज़रूरत होती है ऐसे इक्विपमेंट की। इससे मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा बढ़ा। 2011 तक मैं स्नैपडील पर आ गया, नापतोल पर आ गया, इन्फीबीम में आ गया। अब ये समझ लीजिए कि वो पीछे बैक के देखने वाला, पीछे मुड़ कर देखने वाला कुछ नहीं था। काफ़ी सब कुछ बढ़िया हो गया था। स्टाफ भी थे मेरे पास। और जब होता है कि जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पर आपको 4-5 साल पहले लोगों ने देखा है कि बहुत ये तो नॉर्मल सा बंदा था, और अब इतने ठाट बाट में रहता है, इसके आगे पीछे लोग हैं। अब ऐसा भी होता था कि मैं गाड़ी से निकलता था तो पीछे मेरे फ्रेंड्स ही होते थे, कहते थे आप ऐसे मत जाओ, हम साथ में चल रहे। मैं कहता था भाई मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तो दो दो गाड़ी, कभी कभी तीन तीन गाड़ी। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, इंसान के लाइफ में हमेशा अच्छा फेज़ रहेगा, बैड फेज़ भी होगा। बैड फेज़ मेरा शुरू हुआ है 2016, नोट बैन के बाद। नोट बैन में इसलिए क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। तो अब ये समझिए कि दिवाली का टाइम था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो। दिवाली के कुछ टाइम बाद हुआ था, 8-10 दिन बाद। तो जितने भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स थे, जितने भी, करीब मुझे तो शायद याद है 2200 कुछ यूनिट्स थे कुछ प्रोडक्ट के, वो मोस्टली वापस आ गए थे। कुछ टूटे हुए थे, कुछ ऐसे थे, जैसे होता है, आपने देखा होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में। उससे तो बड़ा नुकसान हुआ। बाहर में हमने जो कुछ कॉरपोरेट गिफ्ट्स वगैरह सप्लाई किया था, कुछ बैंक के थर्ड पार्टी जो एक्रेडिटर होते हैं, अ, जो गिफ्ट वगैरह देते हैं बैंक को, उस कुछ कंपनीज ने फ्रॉड कर दिया। वो कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। उन्होंने कहा हम पेमेंट नहीं दे सकते। तो अब ये समझ लीजिए कि जो 7-8 साल 9 साल में जो मेहनत किया था, वो एक 1.5 साल में वो डाउन हो गया। अब इसको जो कह लीजिए, बैड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, या आप इसको मेरी किस्मत कह लीजिए। बहुत लोग तो मुझे ये कहते हैं, मेरे जो कुछ दोस्त हैं, कि भाई तू भूत प्रेत की लाइन में, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला कि भाई, गवर्नमेंट का डेटा खुद कहता है कि नोट बैन के बाद बहुत सारी कंपनी बंद हुई है, तो सब भूत प्रेत के शिकार हो गए। और तुम लोग कभी ये नहीं मेंशन करते हो कि जब मैं 2012 में गौरव के साथ आया था, उसके बाद 2015 तक तो मैंने कितना ग्रो किया है। ठीक है, दो दो ब्रांड मैंने लॉन्च कर दिए थे। तो कुछ अच्छा हो तो भाई सब ऊपर वाला कर रहा है, बुरा हो जाए तो भूत कर रहा है। मुझे ये सब बात मैंने लॉजिकली बताया सबको कि देखो, इतनी कंपनी बंद हुई है, हम तो कम से कम चला रहे हैं, खड़े हैं, उस लायक है।
कितनी कंपनी बंद हो गई है, कितनी लोगों ने सुसाइड कर लिया है। देखो आए दिन आपको न्यूज़ में भी आप देखना है, जीएसटी आने के बाद भी कितनी कंपनी बंद हुई है। एनीवे बैड फेज आया, बैड फेज आया, बहुत बैड फेज आया। लोन्स भी थे, अब तो कम भी किया है ये सब। तो उस वक्त ये लगने लगा कि यार लाइफ में रखा क्या है। लेकिन सारी बातों में एक चीज़ मैंने माना है कि अगर ये सब फेलियर वेलियर होने के बाद अगर कोई किसी भी तरीके का फेलियर, पर्सनल लाइफ में फेलियर, फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर, जॉब रिलेटेड कुछ भी ऐसा, फैमिली रिलेटेड, लेकिन अगर कोई ये डिसीजन लेता है सुसाइड वगैरह का ना, तो अभी तक जो मैंने स्टडी किया है सुसाइडल केस पे, वो बड़ा पेनफुल रहा है। मतलब पेनफुल क्या रहा है, उसके डेथ के बाद, उसकी डेथ की बाद की जो लाइफ है ना, वो बड़ा ही पेनफुल है, वो खतरनाक है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे कोटा की एक एनजीओ ने इनवाइट किया था। कोटा को कहा जाता है सुसाइडल हब, सुसाइड होता है वहाँ पे, बच्चे वहाँ बहुत सुसाइड करते हैं। आप सुसाइड्स इन कोटा गूगल कर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपका एक मोटिवेशनल स्पीच चाहते हैं कोटा में। लेकिन वो जो टाइम पीरियड मुझे बता रहे थे वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, मैं कुछ बिजी था डिफेंस के प्रोजेक्ट में, तो मैं नहीं कर पाया था। उनका ये कहना था कि नहीं सर, आप अपनी लाइफ स्टोरी बताओगे तो बच्चों को थोड़ा बूस्ट मिलेगा ऐसा। देखिए, लिए मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत है, इंटरनेट के ऊपर है, यूट्यूब में है, टीवी पे भी है, लेकिन लोग सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। पेरेंट्स के बारे में मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स सब ने तालियां बजाई 3 इडियट मूवी देख करके, लेकिन इम्प्लीमेंट शायद ही कोई करता है। अभी भी सब बोलता है कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको सीए बनना है, वो अपने बच्चों पे नहीं छोड़ते हैं। मैं अपनी मॉम के बारे में बोलूँगा कि हाँ, मेरी मॉम ने इनिशियली तो मुझे बहुत मतलब रेजिस्ट किया था कि तुम बिजनेस नहीं, जॉब करो, जॉब करो। जब देखा मैं ज़िद्दी हूँ, ज़िद पे कर रहा हूँ, उन्होंने छोड़ दिया। जब सक्सेस मिला तो अब वो खुद बोलती हैं कि काफ़ी टाइम पहले कि सही है, अब तुम मतलब एक तरीके से सेट हो गए हो तो उनको अच्छा लगता है। ट्रेजेडी ये भी रही कि मेरी मॉम 2009 में उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और एक साइड से पैरालाइज्ड है वो, ठीक से बोल भी नहीं पाती, ठीक से चल भी नहीं पाती है। अब ये समझ लीजिए कि मैं ही उनका बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ। प्रॉब्लम्स तो आती रहती है लाइफ में। सब्सक्राइबर हैं कोई हमारे, उन्होंने कुछ पूछा था मुझसे कि आप कौन से गॉड को मानते हो। हाँ, तो मैं बता देता हूँ मैं कौन से गॉड को मानता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं ऐसे गॉड को मानता हूँ जिसको सब मानते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि मसलन ट्री, पेड़, वाटर, पानी, सनलाइट, सूर्य, माउंटेन, पहाड़, ये जो भी चीज़ नेचर में है, तो नेचर को मैं गॉड मानता हूँ। मैं तो उनको ही गॉड मानता हूँ। मुझे कंट्रीब्यूशन इनका दिखता है, सबकी लाइफ में दिखता है। तो मैं ये, दोस्तों मुझसे बहुत लोगों ने पूछा ये कि आपको डर नहीं लगता क्या, या आपने कुछ इसका कोर्स किया है, इस तरह के सवाल लोगों ने किए। मैं आज बताने जा रहा हूँ मुझे डर क्यों नहीं लगता। मेरी चाइल्डहुड किस तरह की बीती है वो तो आपने देख लिया वीडियो पे। दरअसल मैं जहाँ रहता था तो विलेज टाइप, बहुत बैकवर्ड इलाका था, तो वहाँ पे तरह तरह की बातें होती थी। और मेरे घर के से थोड़ा दूर एक जंगल था, काफ़ी बड़ा जंगल था। लोग कहते थे कि वहाँ से वहाँ जो जाता है चांदनी रात के दिन, एक सबसे पुराना पेड़ था वहाँ बड़ा सा, वो गायब हो जाता है बंदा। और लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी कि उस पेड़ पे चुड़ैल रहती है और वो झूला झूलती है और लोगों को गायब कर देती है, मार देती है। पर मुझे ये सब बातें कुछ जमी नहीं थी, क्योंकि न किसी बुक में मुझे ऐसा कुछ चुड़ैल के बारे, ऐसा कुछ कुछ समझ में ना आया, ना मिला। तो मैंने सोचा एक दिन चोरी छुपे वहाँ जाता हूँ। तो रात को मैं करीब 10:30-11 बजे वहाँ चला गया था और सुबह 5 बजे तक वहाँ रहा था। पेड़ का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा रह गया था। प्लेटफॉर्म इन द सेंस आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में, जो वाइल्ड लाइफ वाले बनाते हैं, फॉरेस्ट वाले बनाते हैं एनिमल्स को मॉनिटर करने के लिए, वो बना था, उस पर बैठा रह गया।
सुबह में करीब 5:30-6 बजे के बीच मेरी नज़र पड़ी थी एक लेपर्ड पे। लेपर्ड था, वो होगा 100-150 मीटर्स दूर वो जा रहा था। तब उस वक्त ही मुझे समझ आ गया कि वहाँ लोग कैसे गायब हो जाते हैं। तो ये बात थी। घर पे मेरी पिटाई भी हुई थी, गाली भी मिली थी काफ़ी कि ऐसी जगह पे जाते हो, भूत को ले आओगे, शैतान को ले आओगे, जंगल में शैतान रहता है। यही बात है। अल्टीमेटली गौरव के आने के बाद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैं मानने लगा था ये सब पैरानॉर्मल। उससे पहले मैं मानता नहीं था। देखो, डर तो कभी नहीं लगा मुझे, जो मैं मानता नहीं। अब चूंकि मानता नहीं था, एक सरप्राइजिंग हो गया, और डर नहीं था बचपन से, तो ये एक बूस्ट हो गया मेरे लिए कि नहीं, इसको एक्सप्लोर करो जितना हो सके। तो बस यही था। फिर डरता नहीं हूँ मैं इसलिए। बाकी चीज़ों से डर होना चाहिए। ऐसी जगहों में जाते हैं तो सांप है, जानवर है, कुछ जगहों में क्रिमिनल भी होते हैं, तो डर तो बना रहता है, खतरा रहता है ऐसी जगह।